वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का प्रथम बैंकर के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मई और जून मंथ 2024 के। तो मई के महीने में मैं इस आरबीआई सर्कुलर का वीडियो नहीं बना पाया था, इसीलिए अभी कंबाइंड रूप से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन या सर्कुलर आए भी नहीं थे मई के महीने में। बहुत छोटा कंटेंट हो रहा था, ये भी एक वजह था। अब फाइनली मई और जून मिला करके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, वो सभी सर्कुलर्स, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, न्यूज है, उस सब कुछ को मैं एक साथ करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, रिकॉर्डेड सेशन लेके आया हूँ। और इसका जो पीडीएफ है वो सारे जो भी पेड क्लासेस हैं सब में अवेलेबल होगा। हो सकता है टेलीग्राम के चैनल में भी अवेलेबल हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि एक्जिम बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ यूएसडी, मतलब 23.37 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है रिपब्लिक ऑफ गुयाना को। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। किस लिए दिया गया है? प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। एक्जिम बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है 23.37 मिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का। किसको दिया गया है? तो रिपब्लिक ऑफ गुयाना को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो हिंदुस्तान, ये नाम है 228-201 एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदने के लिए दिया गया। इसमें भी वही बात लिखी गई है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट ना एक सीसी की तरह ही होता है। एक लिमिट दे दिया गया होता है, उसको इस्तेमाल करना है सब उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिट बाय एक्जिम बैंक अंडर दिस एग्रीमेंट, goods, works and services of the value of at least 75% of the contract price shall be supplied by the seller from India, and the remaining 25% of the goods and services may be procured by the seller for the purpose of the eligible contract from outside India। मतलब जो भी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है उसको 75% का इस्तेमाल जो है वो इंडिया के सप्लायर के द्वारा भेजे गए सामान की खरीदारी के लिए ही करना है। 25% के लिए आप किसी और से कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन था। लेकिन इम्पॉर्टेंट इससे क्या निकल के आता है कि एक्जिम बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना को, ठीक है। तो याद रखिएगा 23.37 यूएसडी मिलियन का दिया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको यूएसडी 23.37 मिलियन दिया हुआ है, किसको दिया है? तो रिपब्लिक ऑफ गुयाना को दिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्या है। और ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा न्यूज़ था उस समय में। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इन्विटेशन दिया था कि जिन जिन को अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आप इसको शॉर्टकट में एसआरओ के लिए भी बोल सकते हैं। तो हालांकि इसकी नोटिफिकेशन इसके लिए मार्च 2024 में ही आ गया था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड ऑमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटेड March 21, 2024, ठीक है। उसके लिए अब जो है फाइनली एक इन्विटेशन आ गया कि जिन जिन को अप्लाई करना है एसआरओ के लिए एनबीएफसी सेक्टर से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया क्या है कि जो भी एनबीएफसी है द एप्लीकेंट शुड अचीव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹2 करोड़ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर रिकॉग्निशन एस एन एसआरओ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एसआरओ बनने के अगर एसआरओ के लिए उनका चयन होता है तो 1 साल के अंदर जो है उनका नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ का हो जाना चाहिए। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, अच्छा फिर जिनका अभी तो 2 करोड़ का है वो भी, उनको भी सारे बनाया जा सकता है। जिन और किसी का चयन किया गया है और उनका 2 करोड़ का नेटवर्थ नहीं है तो विथ इन 1 ईयर उनको 2 करोड़ का नेटवर्थ जो है मिनिमम अचीव करना है।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसी के बारे में है कि मैक्सिमम ऑफ 2 SROs फॉर द NBFC सेक्टर विल बी रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट टू द एप्लीकेंट फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक। तो NBFC सेक्टर से जो है 2 SRO का मैक्सिमम चयन किया जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है IBPS RRB स्केल 2 जिसको GBO भी कहा जाता है और स्केल 3, इनके लिए कंप्लीट कोर्स हमारे पास है। खास करके जो लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो है बेस्ट कंटेंट प्रथम बैंकर के पास है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग को करना क्या है, जाना है, चेक करना है सारा कंटेंट्स कि क्या क्या कंटेंट्स फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी सेक्शंस में दिए हुए हैं। अगर आप चेक करने के बाद सेटिस्फाई होते हैं तब आप कोर्स बाय कर सकते हैं। 999 का है, ठीक है। और क्या क्या कंटेंट है अभी मैं बोलूँगा तो आपका बहुत ज़्यादा समय खराब होगा, इसलिए कंटेंट जो है खुद से चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कोई भी अमेंडमेंट होता है ना तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमेंडमेंट क्या है एक बार देख लीजिए आप लोग। एडजस्टमेंट फॉर बेट्स इन PSL अचीवमेंट, ये समझ में आप लोग को नहीं आया होगा एक बार में क्या है। देखिए होता क्या है ना कि हिंदुस्तान में जिन क्षेत्रों में बिल्कुल ही जो लैंडिंग है ना वो बहुत कम हुआ है, या किन्हीं ऐसे क्षेत्र में जहाँ लैंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उन बैंकों को इनकरेज करने के लिए कि जहाँ पे लैंडिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है वहाँ उनका लैंडिंग कैसे हो, तो उनको इनकरेज करने के लिए ना, चूँकि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का टारगेट तो सभी बैंकों का फिक्स है, तो उनको क्या किया गया है, आप एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज इन द फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर लोन फ्रॉम financial year 2024-2025 onwards. A higher weight would be assigned to the incremental priority sector credit in the identified district where the credit flow comparatively lower. मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 9,000 रुपये से कम पर कैपिटा लोन हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर में, वैसे क्षेत्र में अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लोन करता है तो उसका जो बेट होगा ना, मान लो कि वो 1,000 करोड़ का लोन किया तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि वो 1,250 किया है, मतलब 125% कंसिडर करेंगे, ताकि इनकरेज होकर के उन क्षेत्रों में बैंक्स जो है वो लोन करेंगे। उनको जो टारगेट पूरा करना है वो तो करना ही करना है, तो उन क्षेत्रों में अगर हम उनको इनकरेज करेंगे कि आपका जो टारगेट है उसमें हम इस तरह से काउंट करेंगे, आप 100 रुपये लोन बांटेंगे उस क्षेत्र में तो आपको 125 रुपये काउंट करेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। इसके विपरीत जहाँ पे कि पर कैपिटा PSL जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो 42,000 रुपये से ज़्यादा है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो है 42,000 रुपये से ज़्यादा है, उस केस में वहाँ पे अगर आप फिर से लोन बांटिएगा तो आपको सिर्फ 90% ही, मतलब 100 रुपये आप लोन बांटेंगे तो 90 रुपीज़ काउंट होगा। दोनों ही चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि बैंक्स जो है वो उन क्षेत्रों में लोन ज़्यादा बांटेंगे जिन क्षेत्रों में कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो पर कैपिटा है वो कम है, 9,000 से कम है। तो ये 9,000 और 42,000 है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 125%, 90% भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, मुझे लगता है समझ में। हाँ, एक और भी चीज़, इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 100 रुपये का 100 रुपये, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना आप लोन बांटेंगे उतना काउंट होगा। इन दो तरह के डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ की 9,000 से कम है, पहले ये 9,000 जो है ना ये पहले 6,000 था, ये अभी 9,000 हुआ है, और ये 42,000 था, ये अभी जो है ना ये पहले से 15,000 या 25,000 था, तो ये चेंज हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं। RBI अपॉइंट्स श्री R लक्ष्मीकांत राव एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तरह का जो भी होगा न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई बनेंगे, कोई उनके नए
गवर्नर बनते हैं, डिप्टी गवर्नर बनते हैं, ये सब चीज़ जो है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए जो है आरबीआई अपॉइंट्स श्री आर लक्ष्मीकांत राव एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। न्यू ईडी बने हैं आर लक्ष्मीकांत राव। किस दिन से बने हैं? तो विद इफेक्ट फ्रॉम 9 मई 2024। Prior to being promoted as ED, Sri Rao was serving as Chief General Manager in charge in the Department of Regulations। किस किस चीज़ को देखेंगे श्री आर लक्ष्मीकांत राव साहब? एक तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC, जो आप समझते हैं अच्छी तरह से। DICGC क्या होता है? कोई भी बैंक फेल्योर करता है तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है 5 लाख रुपया भी लिमिट है, वो सभी लोगों को मिलता है मैक्सिमम। RTI वाला देखेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हर साल जो है RBI के तरफ से एक ग्लोबल हैकाथन होता है, उसमें कि कोई इनोवेटिव आइडिया लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ट्रांजैक्शंस के का जो है एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए हर साल होता है एक कंपटीशन टाइप का। वो इस साल जो है हरबिंगर, और उसका नाम होता है हरबिंगर, इस बार जो नाम है हरबिंगर है, 2024 है। क्या क्या टॉपिक्स हैं देख लेते हैं इस बार के। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेज इट्स थर्ड ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2024। ये एग्जाम में आने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजिंग इट्स थर्ड ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। The hackathon invites participants to develop solutions using technology and innovative approaches under the following themes and problems statements। 2 तरह के प्रॉब्लम्स पे इस बार जो है वो इनवाइट किया गया है कि अपना अपना सॉल्यूशंस का लेके आइए। थीम 1 जो है वो जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है। किस तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। हम जो भी अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, UPI में कर रहे हैं या अन्य सभी चीज़ों में कर रहे हैं, उसको किस तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाए, इसके बारे में दूसरा थीम है। ठीक है, तो ये 2 है। अभी सभी लोग जो हैं इसमें अपना कंपनीज होगी जो सॉल्यूशंस लेके आएंगी, उनको प्राइज भी मिलेगा। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ग्लोबल हैकाथन जो है एक सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो है PNB क्रेडिट ऑफिसर का अभी इंटरव्यू होने वाला है। उससे रिलेटेड एक कोर्स है हमारा, वो बहुत ही अच्छा, छोटा और बहुत ही अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए। 399 में है। लगभग 30 लोग एडमिशन्स लिए हैं अभी तक, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ कंटेंट्स और अच्छे कंटेंट्स डेली बनाएं। आज भी कोशिश करेंगे कुछ कंटेंट्स डालने का। और अभी SBI CBO का इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी हमने लगभग हमारे पास 300 स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने वो कोर्स इनरोल किया, और काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक रहा है स्टूडेंट्स का। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने PNB क्रेडिट ऑफिसर का एक कोर्स लॉन्च किया है। जो भी ज़रूरत के कंटेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट उसमें डाल दिए गए हैं, लेकिन PNB क्रेडिट ऑफिसर के लिए स्पेशली कुछ कंटेंट्स मुझे बनाने हैं, लगभग 8-10 PDF और 8-10 वीडियो जिसके ऊपर ये मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जिनको भी ज़रूरत है वो ये कोर्स बाय कर सकते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग। RBI announces the SARC currency swap framework for the period 2024 to 2027। The Reserve Bank of India, with the concurrence of the Government of India, has decided to put in a place a revised framework on currency swap arrangements for SARC countries for the period 2024 to 2027. Under this framework, the Reserve Bank of India would enter into bilateral swap agreements with SARC central banks. Bilateral swap agreements with SARC central banks who want to avail of the swap facility। मतलब आपस में 2 देश आपस के करेंसीज को स्वैप करना, उसमें बीच में किसी दूसरी थर्ड देश की करेंसी को नहीं आने देना, यही है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट्स है। अंडर दिस फ्रेमवर्क फॉर
2024 to 2027, a separate INR swap window has been introduced with with various concessions for swap support in Indian rupees. जो लोग भी इंडियन रुपीज के साथ स्वैप करेंगे उनको बहुत सारे कंसेशंस दिए जाएंगे उन सार्क कंट्रीज को. द टोटल कॉर्पस ऑफ द रुपीज सपोर्ट इज 250 बिलियन रुपीज. 250 बिलियन रुपीज. The RBI will continue to offer swap arrangements in US dollar and euro under a separate US dollar euro swap window with an overall corpus of US 2 billion. The currency swap facility will be available to all SARC member countries subject to their signing the bilateral swap agreements. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब बिल्कुल कोशिश में लगा हुआ है कि हम दूसरे देश की करेंसी पे डिपेंड ना रह करके, दूसरे देश मतलब कि यूएसडी, यूरो, जीबीपी, इन पे निर्भर ना रह करके हम जो है आसपास के सभी देशों से, सभी पड़ोसी देशों से एटलीस्ट इंडियन रुपीज में और उनके आपस के जो देश है, दोनों देश के बीच में आपस में कन्वर्जन हो, आपस में एक्सचेंज रेट हो, आपस में सब कुछ काम करें. ऐसा ना हो कि हम आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमें यूएसडी को या पॉन्ड को इसको लाना पड़े. तो इसमें हमारा जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और हम काफ़ी अच्छे से आगे भी बढ़ रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था. अब आगे चलते हैं हम लोग. IBPS RRBI स्किल 2 स्किल 3 के लिए जो है हमारे पास टेस्ट सीरीज भी चल रहा है. लगभग 100 टेस्ट टोटल उसमें टेस्ट हैं. उसमें कुछ फुल टेस्ट भी हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट भी हैं, कुछ स्मॉल टेस्ट भी हैं. कुल मिला के 100 टेस्ट है और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ रखा गया 599 रखा गया. इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा. जिनको लगता है ज़रूरत है वो लोग ले सकते हैं. ठीक है. मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637. यहाँ पे लिखा हुआ भी है 7970903637 है. आप लोग मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं. छुट्टी के दिन मैं आपको कॉल उठा लूँगा. ऑफिस के दिन जो है दिन में मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँगा, कॉल नहीं उठा पाऊँगा. शाम को आफ्टर 7 o'clock जो है वो मैं आपको कॉल पे भी जवाब दे दूँगा. ठीक है. आगे चलते हैं. लॉन्च ऑफ प्रवाह RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी. ये प्रवाह क्या है जानना आपको ज़रूरी है. इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आ सकता है. श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड 3 मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेमली द प्रवाह पोर्टल, द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एंड फिनटेक रिपोजिटरी. तो पहले प्रवाह देख लेते हैं क्या है. प्रवाह का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको आएगा. प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन. मतलब कि कोई एप्लीकेशन आता है उसका रेगुलेशन भी करना है, उसको वैलिडेशन भी करना है, उसको ऑथराइजेशन भी करना है. और इस पोर्टल का नाम क्या है? प्रवाह है. प्रवाह इज ए सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटिटी टू सीक ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल. तो प्रवाह का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा. इसका क्या काम है वो भी देख लीजिएगा. आगे चलते हैं. एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल. द रिटेल डायरेक्ट पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2021 टू फैसिलिटेट रिटेल इन्वेस्टर्स टू ओपन देयर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स विद द RBI. ये इस पोर्टल का नाम है. अब जो है द स्कीम अलाउज रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी ऑक्शंस एज वेल एज बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट. तो ये जो मोबाइल ऐप है इसके थ्रू जो है हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर सकते हैं. ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट है. एक फिनटेक रिपोजिटरी भी है. 3 चीज़ लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. फिनटेक रिपोजिटरी क्या है? द फिनटेक रिपोजिटरी एम्स टू कैप्चर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनटेक एंटिटीज. जो भी फिनटेक एंटिटीज होते हैं उसकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है कैप्चर करता है, उनके एक्टिविटीज़ को कैप्चर करता है, वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैप्चर करता है. ठीक है. हर तरह के रेगुलेटेड भी, अनरेगुलेटेड भी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए. और इसका जो है वेबसाइट है http://fintechrepository.rbi.rbihub.in. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेंडमेंट जो भी मास्टर डायरेक्शन में होगा, डिपॉजिट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी में भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. एग्जाम में आएगा आपको लगेगा मैं कितना मास्टर डायरेक्शन पढ़ूंगा, लेकिन एग्जाम में वही आता है जो अमेंडमेंट होता है. पूरा मास्टर डायरेक्शन आपको बहुत पुराना पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन अमेंडमेंट जिसमें भी हुआ ना उसको पूरा पढ़ जाइए.
नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शन 2016 ऑन अ रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ बल्क डिपॉजिट फॉर ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स excluding RRB नहीं. द टर्म बल्क डिपॉजिट वुड नाउ मीन, अब बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब होगा, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रुपी 3 करोड़ एंड एबव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 करोड़ एंड एबव फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग RRB एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, 3 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर के सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, मतलब सिंगल एक अकाउंट अगर FD होता है 3 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर, उसको बल्क डिपॉजिट माना जाएगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रुपी 1 करोड़ एंड एबव फॉर लोकल एरिया बैंक्स एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. तो रीजनल रूरल बैंक में और लोकल एरिया बैंक में 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का सिंगल FD बनता है, वो बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में आता है. क्लियर है. मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा. अब जो है RBI रिलीजेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. देखिए 2 महीने का सर्कुलर है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन 2 महीने का सारा इंपॉर्टेंट सर्कुलर लेके आए हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिए. RBI रिलीजेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2024. द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR तो सब लोग जानते हैं, और कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो, ये CRAR से छोटा होता है. ठीक है, कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो, एडिशनल टायर 1 रेशियो प्लस टायर 2, सबको जोड़ के बनता है CRAR रेशियो. ठीक है. तो वर्तमान समय में जो है, जो मार्च 2024 का क्वार्टर ईयर ख़त्म हुआ है, उस समय जो है वो क्या है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का हिंदुस्तान में, तो CRAR जो है 16.8% पे है, और CET1 रेशियो जो है वो 13.9% पे है. CRAR जो है 16.8% पे है, और CET1 रेशियो जो है वो 13.9% पे है. अंडरस्टैंड. क्लियर है. सभी बैंक का मिला के इकट्ठा बनाया गया है ये. तो CRAR अभी इंडियन बैंक्स का कितना है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का 16.8%, और CET1 रेशियो क्या है, तो 13.9% है. आगे चलते हैं. शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 2.8% है, 2.8% है. और नेट NPA, ग्रॉस NPA आप लोग समझते हैं ना, वही चीज़ है. ग्रॉस NPA जो है 2.8% है, नेट NPA जो है वो 0.6% है एट द एंड ऑफ मार्च 2024. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा डेटा दिया हुआ है. यही डेटा जो है एज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2024 है. ये एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वही मेरे नोट्स का एक क्लियर है कि मेरे नोट्स में जो है बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई नहीं होती है. मैं कोशिश करता हूँ ज़रूरत की चीज़ें लिखी जाए आपको, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स के चक्कर में आप उसको पढ़ें ही ना, फिर वो और भी गलत हो जाएगा. इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, छोटा हो, ताकि आप उसको हिम्मत करके पढ़ लें. आगे देखते हैं हम लोग. नॉन बैंकिंग NBFC के बारे में दिया हुआ है. NBFC जो है ये भी रिमेन हेल्दी है विथ CRAR ऑफ 26.6%. ग्रॉस NPA जो है वो 4% पे है. रिटर्न ऑन एसेट जो है 3.3% है रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ मार्च 2024. तो ये था आज का जो इस महीने का, मई और जून दोनों महीने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, सारा इम्पॉर्टेंट. जो भी क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट ऑफिसर का आने वाला है. अभी तक कॉल लेटर नहीं आया है. और भी कोई भी क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी कोर्स हमारे पास है, उसका 749 है. सभी के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे. आप लोग एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ. एक तो इंडियन बैंक का क्रेडिट मैनेजर का कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी बैंक का, उसके लिए कोर्स हमारे पास है. दूसरा कोर्स है IBPS RRB स्किल 2 स्किल 3 का जो है वो 599 में हम लोग शॉर्ट टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. शॉर्ट टेस्ट में फुल टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, स्मॉल टेस्ट भी है. तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है PNB क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है. मात्र 399 रुपये का कोर्स है, और ये बहुत ही अच्छा कोर्स होगा.
इंटरव्यू के लिहाज से सारा इंपॉर्टेंट डेटा, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर में आ सकता है, पूछा जा सकता है, उन सब को एक जगह पे एकत्रित कर करके इस कोर्स में डाल दिया जाएगा। कुछ नहीं डला है उस पर काम हो रहा है, वो डल जाएगा। इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं मात्र 399 में। एक और जो महत्वपूर्ण है वो IBPS RRB स्केल 2 GBO स्केल 3 का जो कंप्लीट कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 में है। और इसमें जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन हमारा सबसे बेस्ट सेक्शन है। तो जो लोग भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए परेशान हो रहे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके जो है एक बार सारे कंटेंट्स को एटलीस्ट आप लोग देख लीजिए, क्या क्या कंटेंट डला हुआ है। मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, मंथली RBI सर्कुलर्स हैं, सारा डेटा डला हुआ है। आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग जो है निश्चित रूप से इतना आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो कोर्स है 999 में, ये आपके IBPS RRB का जो GBO का एग्जाम है स्केल 3 उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7970903637। जी किसी को भी मुझसे बात करना हो, छुट्टी के दिन में बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कभी भी जवाब दे दूंगा। मैं खुद बैंक में जॉब करता हूँ तो दिन में मेरे लिए हमेशा कॉल उठाना संभव नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।